बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। नाज़रीन, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब की जानिब से जो कल बयान दिया गया था कि मुल्क की आधी से ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी पुर्तगाल में जायदादें खरीद चुकी है, इस बयान के बाद ब्यूरोक्रेसी की जानिब से भी शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया और वज़ीर दिफ़ा की इस्तीफ़े की खबरें भी गर्दिश करने लगी, जिसकी बाद में ख्वाजा आसिफ साहब की जानिब से तरदीद कर दी गई। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। डॉक्टर साहब, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब और ब्यूरोक्रेसी के दरमियान जो कशीदगी बढ़ रही थी, ख्वाजा आसिफ साहब के इस्तीफ़े की भी खबरें गर्दिश कर रही थी, जिसकी अब उनकी जानिब से तरदीद कर दी गई है। देखिए जी, ये बहुत सारी बातें यहाँ पे खबरें और एक उबहाम और कशीदगी और एक तल्ख माहौल है जी। और उसमें जो है वो सिस्टम तो ये नहीं चल रहा। सही। ठीक है। और आप कहीं पर भी आप सुने तो आज जो है वो मलिक रियाज साहब की जो जायदादें और उसके हवाले से वो कुछ उसमें से फ़रोख्त हो गई, कुछ नहीं हुई और 100 के लगभग हाउसिंग सोसाइटी सिर्फ इस्लामाबाद के अंदर उनको CDA ने गैर कानूनी करार दे दिया। और अगर हम ये इसमें इश्तिहार देखें यहाँ पे तो CDA का बाकायदा एक इश्तिहार है कि इस सिर्फ इस्लामाबाद में, ठीक है, जोन 3 और 4 में ये इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ और एग्रो फार्मिंग स्कीम्स जो हैं वो अनऑथराइज और इलीगल हैं। ये सिर्फ इस्लामाबाद का जिक्र हो रहा है और फिर उसमें एक तवील जो है वो एक फहरिस्त है इन हाउसिंग सोसाइटीज़ की जिन लोगों ने यहाँ पर ज़मीनें ली, कब्ज़े, और इनमें से बेशतर के मालकान जो हैं उनके नाम जो हैं वो ये इतलात हैं कि ECL पे डाल दिए गए हैं। और ये जो है ये अब ये यहाँ तक हम अब ये इनके पीछे कौन से क्योंकि ज़ाहिर है कि हाउसिंग यहाँ तो लोगों से एक झोंपड़ी नहीं बनती इस मुल्क में, एक घर नहीं बनता, एक फ्लैट लोग सारी ज़िंदगी। वो कौन से लोग हैं जो पूरी हाउसिंग सोसाइटियाँ जिन्होंने बनाई और उसके बाद उन्होंने गैर कानूनी या उस वक्त परमिशन ली या नहीं ली या रिश्वतें खिलाई, किनको खिलाई, क्या हुआ। तो ये जो है ये एक गोरख धंधा ये यहाँ पे ये इस्लामाबाद के अंदर है सिर्फ। अब ये पूरे मुल्क में कितनी है, ये कहाँ तक जाएंगी और क्या होगा, पीछे कौन कौन से लोग हैं। या तो एक बहुत ही बड़ा होता है ना यार, ये कौन है, हाउसिंग सोसाइटी है भाई, ये नहीं कि ये घर है इनके हाउसिंग सोसाइटी है, हाउसिंग सोसाइटी के मालिक है भाई। ओ तो ये हाउसिंग सोसाइटियाँ जो हैं इनके मालकान के नाम ये 100 के लगभग सिर्फ इस्लामाबाद में, और ये भी पूरे मुल्क में एक मेरा ख्याल है कि उम्मीद करते हैं कि जो इसमें ऐसे लोग जो कि मुतासिर अब हो गए हैं या उनकी कोई दादरसी रियासत करेगी, लेकिन जिन्होंने पैसा खाया है और जिन्होंने लिया है इन सबको पकड़ा जाएगा। और ये सिस्टम उसके नतीजे में ये चूँकि जब गिरेगा तो गिरता हुआ नज़र आएगा। ज़ाहिर है हाउसिंग स्कीम्स जो हैं अगर सिर्फ एक शहर के अंदर, शहर इस्लामाबाद में 100 से ज़्यादा हाउसिंग स्कीम्स, और ये इतना बड़ा कोई शहर भी नहीं है इस्लामाबाद, तो आप सोचें कि उसके बाद मुल्क के दूसरे इलाकों में और दूसरे हिस्सों में क्या हालात होंगे और क्या होने जा रहे होंगे और क्या उनकी वर्किंग नहीं हो चुकी होगी। 2000 अरब रुपए का शायद जिक्र हो रहा है कि ये 2-3 सालों में जो है वो मुल्क से बाहर गए। और ख्वाजा आसिफ साहब और उनके दरमियान जो बात चल रही है वो देखें कि कहाँ उन्होंने तरदीद की, उनकी तरफ से तरदीद हुई, लेकिन कोई मामला यहाँ पे है इस्लामाबाद के अंदर मौजूद है तलखियाँ, और वो तलखियाँ अब किस रुख में सामने आती हैं वो इररेलेवेंट इसलिए हो चुका है कि ये सिस्टम एक सिस्टम ही नहीं, एक ना मुल्क के लिए ना ख़ित्ते के लिए। जमहूरियत अपनी जगह, लेकिन ये जो एक सिस्टम है ना पूरा, ये सिस्टम जो है ये एक कोलैप्स की तरफ जा रहा है। और उसमें ये भी तहकीकात हो रही हैं कि बहुत से हवालों से तहकीकात हो रही हैं। तो ये तो 2-3 साल का मामला है, ये उससे पहले ये तो 2-3 साल में इतना पैसा चला गया मुल्क से बाहर। तो उससे पहले आप सोचें ना कि कितना पैसा और कब से, तो और शुगर मिल्स के मालकान, और ये सारा शुरू हो गया सिलसिला। तो ये देखते हैं कि किस तरफ जाता है सारा। और ये सिस्टम कंपेटिबल नहीं है दुनिया में
जो है ना, और लोग बड़ी आसानी, बहुत आसानी के साथ जो है ना, आप अगर जाएं गल्फ़ स्टेट्स में जाएं या बाकी जगहों में जाएं, तो वो सूरत हाल को देखते हैं कि कहाँ पर मामलात हैं, और फिर तेज़ी के साथ रूल उनके चेंज होते हैं कि जी ये नहीं है, इतना हमने टैक्स लगाना है, इतनी कम कर दी चीज़, इतना ये जो है ना लंबा चौड़ा हिसाब किताब चीज़ें जाएंगी, उसमें कमेटियों पे लड़ाइयाँ हो रही हैं, कमेटी के अरकान कौन होंगे, तो फिर ये कायमा कमेटी, तो फिर दूसरी कमेटी, चौथी। ओ भाई आप इसको सीधा सा, ये इलेक्टेड मेंबर्स हैं, ये पार्लियामेंट है, ये इस तरह से काम होना है, ये इस तरह से होगा, ये लोकल बॉडीज़ हैं, ये सूबों के मतलब जो भी करें उसको एक तरीके, इतना वो बिल पड़े हैं, बिलों पे बहस जारी है, उसमें पैसे जा रहे हैं, फ़ंड हो रहे हैं, मतलब तरक्याती फ़ंड जो मैं तो इसके ऊपर मेरा ख्याल है दिहाइयों से बात करते करते अब शायद मैं देखें क्या होता है 12, लेकिन ये है कि ये भी ये तो कंपैटिबल है ही नहीं, और अब तो बिल्कुल भी नहीं है। अब जो आने वाले हालात हैं और जो मैं जो कुछ दुनिया में हो रहा है हमारे रीजन में, तो ये लोगों को तो सुख चाहिए ना। लोग एक तरफ आप देखें कि रोज़ ये जो सैलाब के नतीजे में ये आपको नज़र आ रहा है सारा कि घरों में घुस गया पानी और लोग पुल गिर रहे हैं और ये हर तरफ, तो ये क्या हुआ है? इसलिए कि वो कहीं पर उन्होंने रेती उठा ली, कहीं दरख्त काट दिए, कहीं वो जो है जंगलात की ज़मीनें आ गई, कहीं ये आ गया, कहीं वो आ गया, मतलब वो करते 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 जो है तो वो ऐसी जगह पे ले गए हैं कि अब आपको जो है वो, और एक बहुत बड़ा जो इशू है वो एक फूड सिक्योरिटी, बहुत बड़ा एक टॉपिक है, एक सब्जेक्ट है बहुत बड़ा, फूड सिक्योरिटी। तो अगर आप सारे मुल्क के अंदर पता चला कि जी आपने हर जगह कंक्रीट के जंगल ही खड़े कर दिए, हाउसिंग सोसाइटीज़ होनी चाहिए सब, लेकिन एक 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 उसका एक वो होता है ना सिर्फ तरीका, तो उस तरीके से हट के यहाँ मेगा 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 करप्शन। अच्छा, अब तो देखते हैं कि उसमें क्या किस तरफ ये जाते हैं सारे मामला, लेकिन उससे हट के जो ख़ित्ते में हो रहा है, सारा ख़ित्ते में और दुनिया में, वो पूरा ये सिस्टम भी उस सिस्टम के नतीजे में ही गिर रहा है, जिसमें ये सिस्टम जो है ये भी तो पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर सिस्टम है ना, जो पाकिस्तान में अडॉप्ट हुआ, ये बाकी तो वो सिस्टम पूरी दुनिया में क्यों गिर रहे हैं, तो यहाँ पर भी गिर रहे हैं, वो सिस्टम चौक हो गया। अच्छा, अब ज़रा 24 घंटे जो हैं उसमें इतना कुछ हुआ है कि शायद उसमें मैं मुल्क की सियासत पे ज़्यादा बात कर गया हूँ, लेकिन ये भी इस वक्त क्योंकि कशीदगी अरूज पे है और अभी और बढ़ेगी आने वाले दिनों में, जो सियासी मामलात हैं और रियासती अमूर हैं, तो और करप्शन के हवाले से, और बाकी ये कि क्या हुआ और क्या, मतलब काफ़ी कुछ यहाँ होने जा रहा है मेरा ख्याल है आने वाले दिनों में। तो वो देखते हैं, जब कोई शक्ल इख्तियार करेगा तो उस पर बात करेंगे। अच्छा, इतनी खबरें हैं अब इसमें और इतने इवेंट्स हैं कि उसमें एक एक इवेंट के ऊपर जो है ना वो 4-4 घंटे बात हो सकती है, 5-5 घंटे, लेकिन ज़रा तेज़ी के साथ एक जगह से एक कोना पकड़ते हैं और कोने से हम देखते हैं कि फिर कैसे डॉट्स कनेक्ट करने की मैं कोशिश करता हूँ। स्टीव वित्कोव जो है वो उन्होंने मॉस्को का दौरा किया, और मॉस्को का दौरा उन्होंने किया ठीक 2 रोज़ रह गए थे जब उस डेडलाइन, वो डेडलाइन सर पे खड़ी थी, जिसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था कि ये यहाँ पे मैंने 50 दिन की जगह 10 दिन कर दिए हैं रशिया के लिए, और उसके बाद मैं एक बहुत बड़ा कोई फैसला करूँगा और मैं बहुत बड़ा कोई ऐलान करने जा रहा हूँ। उसके बाद एक सरासिंगी और एक परेशानी, और हर तरफ के भाई क्या अब क्या करेंगे, प्रेसिडेंट ट्रंप क्या होगा और उधर क्या होगा। तो स्टीव वित्कोव जो हैं वो जब पहुँचे तो उनका बड़ा गर्मजोशी से इस्तकबाल हुआ, कल हमने जिक्र भी किया था। और वो जो है वो उसके बाद वो उनकी मुलाकात प्रेसिडेंट पुतिन से हुई। अच्छा, उसके बाद जो है वो प्रेसिडेंट वो पहुंच गए, वाशिंगटन में है या शायद अभी कहीं, क्योंकि बहुत कुछ यहाँ पे हो रहा है, मेरा ख्याल है शायद वाशिंगटन में वो वापस चले गए हैं। उसकी वजह मैं बताता हूँ क्यों उनका वाशिंगटन में इस वक्त होना क्यों ज़रूरी है, उसमें बाद में आता हूँ। लेकिन एक खामोश मैसेज
जो है वो प्रेसिडेंट पुतिन को प्रेसिडेंट ट्रंप ने स्टीव विटकॉफ के ज़रिए पहुंचाया। और वो मैसेज जो है वो, उसके बारे में बहुत सारी बातें चल रही हैं, लेकिन मैं वो उन बातों पे नहीं जाऊंगा कि वो क्या मैसेज था। और उस मैसेज के नतीजे में जो है वो ये हुआ कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं उन्होंने ये कहा कि ये ऐलान हो गया, ये बात चल पड़ी कि जी प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रेसिडेंट पुतिन के दरमियान अगले चंद दिनों में मुलाकात फाइनल हो गई है। सही। और ये जो है ये उसके बाद यानी प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रेसिडेंट पुतिन के दरमियान मुलाकात फाइनल हो गई है। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से बाद में फिर ये बात भी आई सामने कि जो है वो उसमें मुलाकात के अगले मरहले पे ज़ेलेंस्की, यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को भी शामिल कर लिया जाएगा। सही। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्या किया कि उन्होंने ज़ेलेंस्की से को भी मैसेज दे दिया और उन्होंने एक कॉल जो है वो यूरोप के कुछ रहनुमाओं से उन्होंने एक कॉल पे बात की। अच्छा, अब इसमें दो बातें हैं, क्योंकि एलामिया कहीं से नहीं आए, तो ये बात हो सकती है कि एक ही का शायद कॉल पे सारे लोग थे मौजूद, या ये कि अलग अलग उनकी बात हुई है। लेकिन ज़्यादातर लोगों का ये कहना है वाशिंगटन में और यूरोप के जो ज़रा मीडिया से वाबस्ता है, ज़रा अबलाग से, ये जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उनका ये कहना है कि एक ही कॉल हुई, एक ही कॉल जो थी कॉन्फ्रेंस कॉल पे, जो उसमें ज़ेलेंस्की नहीं थे, उसमें नेटो के सेक्रेटरी जनरल और बरतानिया के वज़ीर आज़म, यानी दोनों बातें चल रही हैं, लेकिन ज़्यादा बात ये चल रही है कि एक ही कॉल प्रेसिडेंट ट्रंप की हुई और ये सारे लोग उसमें मौजूद थे। जर्मन चांसलर, फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन, बरतानिया के कीर स्टारमर, नेटो के सेक्रेटरी जनरल और शायद ईयू की, मेरा नहीं ख्याल ईयू की तरफ से कोई नुमाइंदगी नहीं थी, ये रहनुमा जो है मुल्कों के, और नेटो, और उसके अलावा जो है वो जेडी वेंस का भी नाम था, वो भी हैं दरमियान में, और स्टीव विटकॉफ भी उस कॉल का हिस्सा थे। और उस कॉल में प्रेसिडेंट ट्रंप ने उन यूरोप के रहनुमाओं को बता दिया कि मेरी मुलाकात होने जा रही है प्रेसिडेंट पुतिन से अगले चंद दिनों में। और ये भी उन्होंने कह दिया कि जो है वो अच्छा, उसके बाद उन्होंने सोशल ट्रुथ पे एक मैसेज कर दिया, जो पहली स्लाइड अगर हम देखें, प्रेसिडेंट ट्रंप ने, उन्होंने कहा कि माई स्पेशल एनवॉय स्टीव विटकॉफ just had a highly productive meeting with Russian President Vladimir Putin. Great progress was made, and afterwards I updated some of our European allies. Everyone agrees this war must come to a close and we will work towards that in days and weeks to come. Thank you for your attention in this matter. उन्होंने ये बात कर दी अपने यूरोप के अलाइज के साथ रात। उसके बाद जनाब ये हुआ कि क्रेमलिन की तरफ से ये बात वाज़े की गई कि जी ये जो है ये मुलाकात, इसमें ज़ेलेंस्की नाम की कोई शख्सियत नहीं होगी, और जो बात हुई है वो स्टीव विटकॉफ से जो हमारी बात हुई है वो बात जो है वो सिर्फ प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रेसिडेंट पुतिन के दरमियान मुलाकात की बात हुई है कि इन दो के दरमियान मुलाकात होगी, और दोनों तरफ से टीम, और इस हफ्ते होगी, ये जो अभी कमिंग वीक है ये अगले चंद दिनों में होगी, अगले चंद दिनों में होगी। तो क्रेमलिन की तरफ से इस बात की तस्दीक कर दी गई, और ये कहा गया साथ ही कि एक बड़ी अच्छी ऑफ़र है, ठीक है, ये मैं 6 यहाँ पे आर्टी कोट कर रहा हूँ, US हैज़ मेड एक्सेप्टेबल ऑफ़र 6, ठीक है, आरटी की तरफ से कहा। ये उनके यूरी यूशकोव जो बड़े उनके क्लोज हैं प्रेसिडेंट पुतिन के, उन्होंने कहा
कि ये टॉक्स बिटवीन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और ये जो कंस्ट्रक्टिव हुई और ये एक्सेप्टेबल ऑफ़र उनकी तरफ से आई। अच्छा, अब ये है कि ये जो है ये सारी दुनिया जो है यकीनन हिली हुई थी इस बात पे कि भाई अब क्या होने जा रहा है, कि 24 घंटे 48 घंटे तो रह गए हैं, ये तो 2 दिन के बाद जो प्रेसिडेंट ट्रंप के, तो फिर ये सबसे पहले ये ज़राए के हवाले से ये जो है न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसको, फोर्थ, ट्रंप टेल्स यूरोपियन एलाइज ही इंटेंड्स टू मीट विद पुतिन एंड ज़ेलेंस्की। ठीक है, अच्छा, अब उस कॉल पे प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा कि मैं पुतिन और ज़ेलेंस्की से मिलूंगा। अच्छा, इसके बाद जो है वो उधर से क्रेमलिन से साथ ही आ गया कि सिर्फ ट्रंप और पुतिन की मुलाकात की बात हुई है और इसमें जो है ना वो और किसी की बात इसमें नहीं हुई। अच्छा, अब इसमें जो है ये मुलाकात जो है, अब ये उसके बाद कई घंटों तक ये बात होती रही कि भाई पहले तो ये हुआ कि प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की जो है उन्होंने ये कहा कि मैं मतलब तैयार हूँ और ये तो मैं कोई डरता वरता नहीं हूँ। उनकी जो बात आई ना वो जो है ना वो उनकी तरफ से उन्होंने भी कई यूरोप के रहनुमाओं को कॉल कर दी, एक दूसरे को मुबारकबादें दे दी। उन्होंने ज़ेलेंस्की को मुबारकबाद दे दी, ज़ेलेंस्की ने उनको दे दी। बाद में क्रेमलिन ने कहा कि ये तो ज़ेलेंस्की होंगे ही नहीं मुलाकात में। अब ज़ेलेंस्की जो अगर होते मुलाकात में तो यूरोप के लोगों को बताते भी, वो कोई अंदर होता उनका बंदा, EU का बंदा ज़ेलेंस्की है ना, तो वो बाहर आके बताता कि अंदर क्या हुआ है। अब वो बंदा अंदर है ही नहीं, तो अब EU के अंदर एक बेचैनी फैल गई कि भाई ये क्या हुआ है, ये प्रेसिडेंट ट्रंप और पुतिन की 1-on-1 मुलाकात होने जा रही है, तो इसमें यूरोप तो है ही नहीं, ये तो यूक्रेन का फैसला होने जा रहा है। अच्छा, ये जो मुलाकात है अमेरिकन प्रेसिडेंट की और रशियन प्रेसिडेंट की, ये मुलाकात जो है ये 2021 के बाद 2021 में ये मुलाकात हुई थी। इससे पहले प्रेसिडेंट बाइडेन और प्रेसिडेंट पुतिन के दरमियान और जेनीवा में हुई थी। और वो मुलाकात जो है वो हुई थी उस वक्त जब ये तलखी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, ये यूक्रेन के मामला, साइबर के ऊपर, साइबर सिक्योरिटी के ऊपर बात हुई थी। फिर वो जो कुछ उस तरफ लोगों को हिरासत में लिया हुआ था, कुछ इस तरफ अमेरिका के पास लोग थे, तो वो, लेकिन यूक्रेन जंग नहीं छिड़ी थी। तो 2021 में जेनीवा में जो है ये मुलाकात हुई थी प्रेसिडेंट बाइडेन की और प्रेसिडेंट पुतिन की, और ये बतौर सदूर उनकी ये पहले मुलाकात थी। इससे पहले 2011 में बात हम चूँकि कवर कर चुके हैं, इस नशिश में कवर हो चुका है सारा, तो मैं उसको थोड़ा सा रिकॉल कर रहा हूँ। ये 2000 ये वो जो मुलाकात थी 2021 में, तो उससे पहले 2011 में मुलाकात हुई थी जब वो अमेरिका के नायब सदर थे बाइडेन। तो उन्होंने बतौर नायब सदर 2011 में उनकी मुलाकात हुई थी प्रेसिडेंट पुतिन के साथ। और वो मुलाकात जो है वो मुलाकात थी जिसके अंदर जो है वो फिर उसमें से वो बात निकली थी कि जी जब बुश जो है, बुश जूनियर ने कहीं 2001 में बात की थी कि मैंने जब पुतिन को देखा तो मुझे उसमें एक बड़ा मतलब एक प्रॉपर सोल नज़र आई उसमें, और बड़ा उसमें, तो ये कहीं जब ये वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे मिले तो इन्होंने कहीं उस वक्त बात कर दी प्रेसिडेंट बाइडेन ने कि मैं जब मिला तो मैंने जो आंखों में देखा तो मुझे तो कोई उसमें सोल ही नज़र नहीं आई। तो उसके ऊपर प्रेसिडेंट, ये बात कोट हो चुकी है हर जगह, और ज़ाहिर है कि उन्होंने मुख्तलिफ लोगों ने अपनी याददाश्तों में भी लिखी है बात, ये तहरीर में भी है। तो प्रेसिडेंट पुतिन ने आगे से कहा कि अच्छा, इसका मतलब है हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। ये प्रेसिडेंट पुतिन ने जवाब दिया प्रेसिडेंट बाइडेन को 2011 के अंदर। अब ये है कि बहरहाल ये जब 2021 में मुलाकात हुई तो उसके बाद ये सदूर नहीं मिले, और उसके बाद ये मुलाकात जो है वो अच्छा उस वक्त तो जेनीवा में हो गई, तो अब मुलाकात कहाँ हो, ये भी तो एक रौला है ना कि अब मुलाकात कहाँ हो। स्विट्ज़रलैंड में तो वो तो ये नेटो की एक्सपेंशन और उसको तो प्रेसिडेंट पुतिन अब जेनीवा को जो है वो एक मुख्तलिफ अंदाज में देखते हैं। ये जो कोल्ड वॉर के दरमियान मुलाकातें हुई हैं ना, तो ये मुलाकातें हमेशा बहुत अहम रही हैं तारीख़ में। ये पोस्टडैम की अगर 1945 की मुलाकात देख लें तो उस मुलाकात में ये जो
जो दूसरी जंग अजीम ख़त्म हुई थी तो उसमें सारे 1945 में लोग मिले थे। उसके बाद फिर जो ये जो अगली मुलाकात हुई थी कोल्ड वॉर की, वो 10 सालों के बाद हुई थी जिनीवा में, और वो हुई थी 1955 में, 1955 में। और वो उसमें बिग फोर्स बैठे थे, बिग फोर्स यानी पोस्टडम, ये उस वक्त बैठे थे जब ये एक्चुअली यानी आप समझें कि कोल्ड वॉर शुरू हो चुकी थी। यानी एक तरफ सोवियत यूनियन है और एक तरफ फ्रांस और अमेरिका और ये मुल्क बैठे हैं, और उधर जो है वो तो ज़ाहिर है चाइना तो उसमें नहीं था, लेकिन ये कि ये सोवियत यूनियन के साथ जब कोल्ड वॉर शुरू हुई तो 1955 में, और उसके बाद अगली मुलाकात जो है 1955 के बाद जो अगली मुलाकात होती है वो 1985 में होती है, 1985 में, यानी 1955 में सदूर के लेवल पे होती है कोल्ड वॉर में, और फिर 55 में 85 में होती है प्रेसिडेंट रेगन और प्रेसिडेंट गॉर्बाचोव के दरमियान। अच्छा, और ये जिनेवा में होती है। लेकिन मसला ये है कि अब 2021 में जिनेवा, तो अब ये मुलाकात कहाँ पे हो, तो ये क्योंकि 3 मुल्कों का नाम चल रहा था कि सऊदी अरेबिया, तुर्किया या यूएई। तो एक शख्सियत जो हैं वो आज उनकी बड़ी तफसीली मुलाकात प्रेसिडेंट पुतिन से हुई, और उस मुलाकात के बाद जो है वो एक प्रेसिडेंट पुतिन ने कह दिया कि इससे अच्छी कोई जगह हो नहीं सकती। और वो जो शख्सियत उनसे आज मिली है, जिस शख्सियत ने आज मुलाकात की है क्रेमलिन में, वो हैं मुत्तहदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद। तो शेख मोहम्मद बिन ज़ैद की जो मुलाकात आज हुई है क्रेमलिन में, उसमें ये तय पाया है गालिबन और फाइनलाइज हो गई ये चीज़ें कि प्रेसिडेंट पुतिन और प्रेसिडेंट ट्रंप के दरमियान मुलाकात जो है वो अबू धाबी में होगी अगले हफ्ते। अब ये देखें कि ये अचानक जो है ये एक, अब वो सारे जो हैं वो कह रहे हैं कि ये प्रेसिडेंट ट्रंप, ये कोई तारीखी मुलाकात होने जा रही है, या प्रेसिडेंट ट्रंप एक प्रेसिडेंट पुतिन के, प्रेसिडेंट ट्रंप जिनको यानी उनके जो ज़राए अबलाग हैं या जो बाकी लोग हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप को तो दुनिया का पता नहीं है और सियासत का पता नहीं है, ये बहुत तनकीद हो रही है। और ये सामने जो है ये पुतिन है जो कि KGB के एक साबिक ऑफिसर, और उसके बाद एक पूरी जिनकी फिंगर टिप्स पे है पूरी दुनिया की सियासत और सारे मामला, तो वो जो हैं वो ये पुराने ओल्ड गार्ड्स हैं ना, ये ओल्ड गार्ड्स हैं, ये जो है ना इस वक्त रशिया चाइना, ये जो ओल्ड गार्ड्स, इवन तुर्की में ओल्ड गार्ड जो समझते हैं चीज़ों मामलात को जो बड़ी गहराई में। अच्छा, तो अब ये हुआ कि वो अबू धाबी के अंदर ये मुलाकात होने जा रही है अगले चंद दिनों में। डेट अनाउंस हो जाएगी मेरा ख्याल है, या ये पीर मंगल बुध के दरमियान कई वहाँ से फ्लाई करेंगे, अभी डेट आ जाएगी, ठीक है। और इसके ऊपर जो है वो काम शुरू हो गया है, और डेट गालिबन अनाउंस होगी। मैं यहाँ कोट कर रहा हूँ 3rd स्लाइड, क्रेमलिन सेज कि दे विल अनाउंस द वेन्यू, और फिर उसके बाद उन्होंने, क्योंकि वो मोहम्मद बिन ज़ायद वहाँ पर थोड़ी देर बाद थे तो वो फिर हो गया कि वो इसीलिए वहाँ पे गए, और वो अबू धाबी की का बड़ा एक रोल है, और प्रेसिडेंट पुतिन ने इशारा भी कर दिया मुलाकात के दौरान। अच्छा, तो अब ये है कि ये अब आप देखें कि एकदम से कहाँ पे क्या सीज़ फायर होगा। मेरा नहीं ख्याल कि सीज़ फायर होगा। वो हो सकता है कि वो जो उन्होंने ऑफ़र की है, जो कि स्टीव विटकॉफ ने कल भी हमने जिक्र किया था कि वो एक एरियल सीज़ फायर के, फ़ज़ाई हमले ना हो और ज़मीनी इलाके, और क्या प्रेसिडेंट ट्रंप वो जगह मान लेंगे, वो जो शराइत हैं, बुनियादी शराइत हैं ना कुछ, कि उनको इंडिपेंडेंट तस्लीम किया जाए और नेटो के हवाले से बात की जाए, और ये तो वो कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो प्रेसिडेंट पुतिन, क्योंकि प्रेसिडेंट पुतिन का तो ना वो माशी तौर पे तबाह हुए, रशिया तो आगे चलता गया बहुत आगे, और पाबंदियों को भी फेस करके सारा कुछ करके तो वो तो आगे निकल गए, ठीक है। और साथ यूरोप के अंदर बहुत उसके नतीजे में जो ये कैलकुलेशन थी कि ये तो एक हफ्ते का, ये म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस का मैं अक्सर जिक्र करता हूँ, 2022 की जो म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस बिल्कुल उन दिनों में हो रही थी जब ये यानी जंग का फैसला, ये जंग शुरू होने से चंद रोज़ पहले म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में मैं इत्तेफाक से वहीं था, तो मुझे अच्छी तरह याद है कि वो वहाँ पे
मैं जिन्हें बाप से बात करता था वो मुझे कहते थे कि हफ्ते 10 दिन का, 10 दिन मैक्सिमम 10 दिन के अंदर ये यूक्रेन रशिया को हम डिफीट देंगे। 10 दिन, 10 से 15 दिन, ये कैलकुलेशन थी उनकी, बड़ी जेन्युइनली। और थोड़ा सा बीच में उनसे आर्गूमेंट करें तो एकदम से होता है ना, वो चिढ़ जाते हैं कि सारे के। अच्छा जी, तो वो ये था कि ये तो 10-12 दिन 15 दिन का सारा सिलसिला है। तो ये अब ये हुआ कि वो बहरहाल जंग छिड़ी, और वो अब उसका अब वो सीज़फायर किस तरह होगा, होगा नहीं होगा, ये सारा होने जा रहा है। और प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो उसके नतीजे में यूरोप को साइड पे रख के वो एक अनाउंसमेंट कर देंगे। और ये इस वक्त ज़ाहिर है पूरी दुनिया परेशान है कि भाई हमारे टैरिफ का इंडिया की तरफ भी आते हैं। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि कल जो है वो आज़रबाईजान और आर्मीनिया के सदूर की मुलाकात होने जा रही है। सही। अब ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है, ये जो है ना, ये है बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात कि मुलाकात होने जा रही है आर्मीनिया और आज़रबाईजान की, और वहाँ पे एक बहुत बड़ी राहदारी, उसको कॉरिडोर कह लें, उसको राहदारी कह लें, उसको आप जो, वो तामीर हो रही है आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान। उसका नाम ट्रम्प, मतलब ट्रम्प साहब के नाम पे है, ठीक है। अब जरा वक्फा लें, उसके बाद बात करते हैं। ट्रम्प साहब के नाम पे एक राहदारी यहाँ पे आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान बनने जा रही है। जी, ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। जी नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। डॉक्टर साहब, बिजली ₹1.88 फी यूनिट तक सस्ती होगी, है नेपरा की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। अच्छा जी, ये क्या मतलब 10 रुपये चीज़ बढ़ जाती है और उसके बाद ₹1 कम हो जाती है, तो वो खबर बनती है। ये जो आर्मीनिया और आज़रबाईजान, देखें ना, ग्लोबल आप समझें कि आर्मीनिया और आज़रबाईजान, और मैंने कल भी बात की थी कि आर्मीनिया और आज़रबाईजान के दरमियान, अच्छा हमने एक पोजीशन ली हुई है, हम आज़रबाईजान के साथ हैं और आज़रबाईजान के साथ ही स्ट्रेटेजिक पार्टनर हमारा आज़रबाईजान। अब आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान अगर सुलह हो जाती है और ये माहिदा कल दस्तखत हो जाता है, तो फिर तमाम रीजन बशमूल तुर्किया, पाकिस्तान तो तुर्किया के साथ है, तुर्किया आज़रबाईजान को, जो कि आर्मीनिया के इनका, फिर उसके बाद क्या सूरत हाल डेवलप होगी। और जो ये निगोर्नो काराबाख, वन ऑफ द वर्स्ट कॉन्फ्लिक्ट्स जो मैंने देखे हैं, वन ऑफ द वर्स्ट, मैं हमेशा कहता हूँ कि मतलब वैसे तो ये साउथ सूडान और इधर उधर का भी, लेकिन जो वर्स्ट कहीं देखा है ना, हेट्रेड उसमें बहुत, तो वो जो है ना, वो आर्मीनिया और आज़रबाईजान। अच्छा, आर्मीनिया और आज़रबाईजान ज़ाहिर है दोनों सोवियत टेरिटरीज, इनके दरमियान हो रहा है मुआहदा, और कल वाइट हाउस में हो रहा है। और वाइट हाउस में जो मुआहदा हो रहा है उसके दरमियान बाकी तो सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक कॉरिडोर बनने जा रहा है निगोर्नो काराबाख के दरमियान। वो जो एक इलाका, पूरी कल हम इसको कर लेंगे, लेकिन बखास इतनी दफ़ा मैं इसको डिस्कस करूँ, लेकिन वो जो निगोर्नो काराबाख का इलाका है जहाँ पे वो दरमियान में, उसके ऊपर जनाब एक सड़क बनने जा रही है, एक राहदारी, एक कॉरिडोर, या जो भी, उसका नाम प्रेसिडेंट ट्रंप ने बड़ा ज़बरदस्त रखा है। उसका नाम रखा है ट्रंप रूट फॉर इंटरनेशनल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। इस नाम से ये एक राहदारी बनने जा रही है आर्मीनिया और आज़रबाईजान के दरमियान, और इसको वो कह रहे हैं ट्रिप, यानी ट्रंप रूट फॉर इंटरनेशनल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी के नाम से एक पूरा, और ये मुआहदा का दस्तखत होगा। इसी दौरान जो है तो ये एक और जो है वो जंग का खात्मा, या जिसको वो एक कि भाई बहुत बड़ी, देखे ना, उनकी मुलाकात पुतिन से होना और उनकी मुलाकात होना ये आज़रबाईजान और आर्मीनिया, और ये हो ही नहीं सकता जब तक इसमें इनके साथ चाइना, और ये चाइना का एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है ना, और ये पुतिन का एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है। पुतिन ने कहा कि अच्छा तो आप आ जाए यहाँ पे, बिस्मिल्लाह खैर, यानी आर्मीनिया और आज़रबाईजान के दरमियान जो ट्रंप नहीं करवा सके चाइना, ये अच्छा इनके नाम पे इन्होंने कौन बैठने आगे, इनको जाहिर है कि ये होटल बना लेंगे वहाँ, लेकिन एक अमन का मुआहदा साइन होगा और उसके बाद वो
नोबेल प्राइज़ की तरफ उनका, जो जंगें ख़त्म करवाई हैं उन्होंने, पाकिस्तान भारत की, ठीक है ना, जंग में बड़ा रोल उनका, इम्पोर्टेंट रोल। उसके बाद उन्होंने जो है ये निगोर्नो कराबाग और ये आर्मीनिया, और उसके बाद कॉन्गो रवांडा, अब आ गया गज़ा। गज़ा के ऊपर होते करते 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 वो ये कर दूंगा मैं ऐसे, गज़ा में जो अभी तो मैं आपको बताऊं, ये अभी ये नहीं बचेगा। नेतन्याहू ने अभी ऐलान किया है, पहले तो ये कि गज़ा पे कब्जा करेंगे, हमारी फ़ौज के अंदर ये है, फ़ौज में मसला है, फ़लाँ है, ये वो, ये सारी टोपी करते करते अब इसको एक कॉल, क्योंकि ये रीजन पूरा, क्योंकि अरब ममालिक की तरफ से बड़ी ये 2-3 दिन से ये करा था ना, गज़ा में ये करूँगा, मतलब होता है कि वो एक खुदकुश हमला आवर वाली सोच होती है ना, कि मैंने तो मरना ही है, तो मैं सबको ही लेके मर जाऊँ, पूरे खत्ते में आग लगा जाऊँ, तो आखिर में मैं भी साथ जाऊँ। तो ये नेतन्याहू ने चूँकि इतना उसके हाथों पे खून है लोगों का, तो उसने जो है वो उसके बाद गज़ा को ये करूँगा मैं, ऐसे करूँगा, फलां करूँगा, वो सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस बुला ली। अच्छा फिर आज फिर एक और हुआ, फ़ौज ने कहा, फ़ौज के सरबराह ने कहा हम आपके साथ हैं, और फ़ौज के सरबराह ने कहा आप करें, हम आपको बता रहे हैं। ये जो इनका जनरल ज़मीर है ज़ामिर, उसको जो है वो उसने कहा कि जी पहले तो ये कि फड्डा वड्डा आगे, और ये उनका बेटा कूद गया बीच में, यायर जो है, और यायर के साथ जो है वो मैंने कहा 3-4 हफ्ते तक जो है ये जो है ना, ये 19th अगर मैं कोट करूँ ना, कल हमने बात की थी कि यायर के हक में वो जो उनके वज़ीर दिफा आ गया था, तो फिर ये आज टाइम्स ऑफ इसराइल को भी मैं कोट करूँ, कॉन्स डिफेंस IDF चीफ, अच्छा, और ये मिलिट्री को, ये फ़ौजी बगावत का जो मैं बात कर रहा था। अच्छा, तो ये लेकिन उसमें हुआ ये कि फिर उन्होंने कहा कि अच्छा जी ये 3-4 महीनों के लिए ये जो है वो पहला फेज़ होगा, इसमें फ़लस्तीनियों को हम ऊपर का जो शुमाल का इलाका है गज़ा का, गज़ा से जनूब में मसावी का जो इलाका है वहाँ पर ले आएंगे सारे फ़लस्तीनियों को, और फिर वहाँ ला के, और फिर गज़ा फाउंडेशन और ये ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन और ये, और मेरी ट्रंप ने भी वही बात की है कि मैं अब जंगों से अलग करके अपने आप को इसमें, अब ये सारी इस्लामी ममालिक और ये सब सोच रहे हैं कि भाई आज़रबाईजान, आर्मीनिया, ये सारा ये तो चलें, ये तो कब से चल रही हैं और पता नहीं कब तक ये चलेंगे तनाज़ात, लेकिन उधर जो लोगों का कत्लेआम हुआ है, जेनोसाइड हुआ है, उसका ज़िम्मेदार कौन है और उसका क्या हाल हो, और उधर से कह रहा गज़ा आ जाऊँगा। अब जनाब उसकी तरफ से इस वक्त, क्योंकि कल ये इजलास होना है ना, कल ये मीटिंग होनी है, ये चंद यानी जुमे के दिन आर्मीनिया आज़रबाईजान की, तो नेतन्याहू की तरफ से ऐलान हुआ है कि फ़ौजी ऑपरेशन कोई नहीं होगा गज़ा में, और एक अबूरी सेटअप वहाँ पे आएगा। अब अबूरी सेटअप ये लेकर आएगा क्या? अबूरी सेटअप तो बहुत पहले बात हो चुकी है अबूरी सेटअप की, तो नेतन्याहू ने अभी कहा कि अबूरी सेटअप गज़ा में आएगा। अबूरी सेटअप पे फ़लस्तीनी बहुत पहले डिसाइड कर चुके हैं, और उसमें यह है कि फ़लस्तीनी अथॉरिटी की क्या शक्ल होगी, कैसे होगा, कैसा, और हमास, ये वो बात थी जो हमास के से स्टीव वित्कोफ बात करके गए थे, और स्टीव वित्कोफ जो है वो ज़ाहिर है, वैसे मैंने वही बात की थी ना कि स्टीव वित्कोफ जो है वो अगर दरमियान में से निकल गए तो एक बहुत दुनिया पता नहीं कितनी, पूरा सारा का सारा जो है वो स्टीव वित्कोफ पे डाला हुआ है। तो स्टीव वित्कोफ जो है, अच्छा ये आर्मीनिया आज़रबाईजान में क्यों हैं, कल उनका मैं क्यों ये बात कह रहा हूँ कि होना ज़रूरी है वहाँ पे। कुछ अर्से पहले याद अगर हम करें तो स्टीव वित्कोफ जो है वो रशिया से बाकू आए थे, वो आज़रबाईजान उन्होंने एक दो दिन स्टे किया था। हमने इस नशीर में जिक्र भी किया था कि स्टीव वित्कोफ कहाँ है, हमें समझ नहीं आ रहा, लेकिन फिर पता चला कि वो बाकू में रुके हैं। कुछ अर्से पहले हमने वहाँ पहले ये बात की थी, तो जो वहाँ रुके थे तो ये इस चीज़ को फाइनलाइज कर रहे थे कि आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान मामला को किस तरह से तय करवाया जाए, और फिर इसी दौरान जो है वो प्रेसिडेंट पुतिन ने, आप देखें ना, अब प्रेसिडेंट पुतिन ने अगर फ़र्ज़ करें आज़रबाईजान और आर्मीनिया पे इधर कंसेशन दे दिया प्रेसिडेंट ट्रंप को कि आप ठीक है, एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में आपके नाम की सड़क है, नहीं प्रेसिडेंट ओहो शाहराह रेशम देखे ना, तो शाहराह ट्रंप यानी कॉरिडोर का नाम है ट्रंप, एक कॉरिडोर उसका नाम है ट्रंप रोड फॉर प्रॉस्पेरिटी, यानी आप जरा तसव्वुर करें ना, तो और वो कहाँ पर, आज़रबाईजान आर्मीनिया जगह, चाइना को भी इतराज़ नहीं, तुर्किया को भी इतराज़ नहीं, आज़रबाईजान को भी इतराज़ नहीं, किसी को इतराज़ नहीं, एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस किसका है,
और जवाब में वो वट्टे सट्टे में अब आगे क्या होना है उधर का, नेटो का, ईयू का, वो परेशान, ये कहाँ से आ गई, ये अच्छा ये जो है अज़रबैजान के अंदर आर्मीनिया, अभी इनको पता चलेगा थोड़ी देर में, अभी खबरें आ जाएंगी कि ट्रंप के नाम के ऊपर, मेरे पास तो बड़ी मुसनद खबर है कि ट्रंप के नाम के ऊपर जो है वो इस शारा का नाम ही ट्रंप के नाम पे चलें। अच्छा वो गज़ा के अंदर भी जनाब अब ये हो गया कि वो सारी वही बात जो बात स्टीव विटकॉफ ने पहले कही थी, एक मरले में शायद सारे जो अभी तो देखते हैं ना, अभी तो उसने ये ऐलान कर दिया है कि गज़ा में ऑपरेशन नहीं करेंगे, ऑपरेशन तो अच्छे भी नहीं उसके कर सकते, इतने अरसे जो उसने किया है वो तो सिर्फ उसने बेगुनाहों को ही शहीद किया है। लेकिन ये है कि वो पहले तो फौज के अंदर था कि बगावत, और फौज आखिर तक था, फिर फौज ने अचानक कहा कि अच्छा करो, दिन में उनके चीफ ने, उसका जो चीफ है इसराइल की फौज का, उसने कहा कि करो, कर लो, मैं बता रहा हूँ कि ये फेल होगा, बुरी तरह से फेल होगा। मैं ये बात पहले दिन से कह रहा हूँ कि वो 600 अचानक इसराइल शिनबेत और मोसाद के उस वक्त तक ख़त नहीं लिख सकते जब तक कि उनको कहीं से आँख ना मारी गई हो, तो आँख उनको यकीनन, और दरमियान में प्रेसिडेंट पुतिन की 2 दफ़ा नेतन्याहू से बात हुई है, 2 दफ़ा नेतन्याहू से दरमियान में बात हुई है, और अबू धाबी और अरब मुल्कों में ट्रंप आ रहे हैं, और वहाँ पे गज़ा के अंदर अनाउंसमेंट नहीं हुई, गज़ा में सीज़ फायर, आपने वो प्लान आगे बढ़ा नहीं गज़ा में, और वहाँ पर आपने जो है वो, और ये आर्मीनिया, अज़रबैजान, और फिर उसके बाद अबू धाबी के अंदर आ रहे हैं जो मतलब देखें ना, ये कोई बात तो ना हुई ना, मतलब कौन सा खाक ट्रम्प रोड फॉर प्रॉस्पेरिटी बनना है अगर गज़ा के अंदर, तो वो भी अभी नेतन्याहू ने ऐलान किया कि ठीक है मैं उससे गज़ा के अंदर एक जो है सेटअप, मैं तुम कौन हो, ये तो चाइना ने और रशिया ने बहुत पहले, और अरब ममालिक ने, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, ये इजिप्ट, पाकिस्तान भी उस बहुत बड़े ब्लॉक का हिस्सा है, बहुत बड़े ब्लॉक का, जिसका इसमें कंट्रीब्यूशन है बहुत बड़ा, कि वहाँ पर एक ऐसा सेटअप आया, और उसके बाद फिर 2 रियासती हल, तो वो अच्छा उसके बाद जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप ने, अब यहाँ पे एक ट्रिकी चीज़ आ गई, तो वो भी हो गया मसला, प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो है साथ ही ये कुछ देर पहले ये भी एक मैसेज डाला है कि नाउ दैट द न्यूक्लियर आर्सेनल बीइंग क्रिएटेड बाय ईरान का चूँकि न्यूक्लियर ये सेकंड वो चूँकि मुकम्मल तौर पे ऑब्लिटरेट हो गया है ईरान का न्यूक्लियर आर्सेनल, जो कि नहीं हुआ, मगर वो कहते हैं तो चलें, हाथी के पाँव में सबका पाँव। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मी that all Middle Eastern countries join the Abraham Accords. This will ensure peace in the Middle East. Thank you for your attention to this matter. अच्छा ठीक है, अब इसको इधर ही रोकते हैं और आते हैं कि ज़रा ये 50% टैरिफ, थोड़ा इधर 50% टैरिफ, और उन्होंने कहा कि अभी और देखो क्या होता है। तो अब ये है कि यहाँ पे मोदी जी जो हैं उन्होंने आज खिताब किया और उन्होंने कहा कि मैं जो हूँ वो कुर्बानी देने के लिए मतलब मैं कुर्बानी दे दूँगा, लेकिन किसानों के ऊपर मैं अपने आँच नहीं आने दूँगा। नाम नहीं लिया, वो कह दिया उन्होंने। अब सवाल ये है कि वो इस पूरी सूरत हाल में 50%, यानी एशिया में सबसे ज़्यादा, अब वो ब्राज़ील के साथ खड़े हो, ब्राज़ील दूसरी, ये एक बने हुए हैं फोरम्स, इसका मतलब ये नहीं है कि जी वो कोई G20 है तो वो एक ही है कि ये कोई मतलब ये कोई क्रिकेट टीम्स तो नहीं है ना, ये जो ब्लॉक्स बने हुए हैं। तो मसला है कि ब्राज़ील का अलग मामला है बिल्कुल, और दुनिया के दूसरे कोने में, हाँ आप ये कह सकते हैं कि आपकी जो है आपके उस पड़ोस के मुल्कों के साथ या अमेरिका के साथ या बाकी मुल्क, अब वो 50% टैरिफ डाल दिए और वो रशिया के साथ उनकी मुलाकात होने जा रही है। उसमें क्या एजेंडे में ये होगा कि वो रशिया के ऑयल के ऊपर कोई मामला करें या न, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन ये है कि बहरहाल ये एक लॉन्ग टर्म इशू है जिसको सॉर्ट आउट करना है। प्रेसिडेंट ट्रंप का इशू नहीं है, ये इशू है कि भारत के और अमेरिका के ताल्लुकात जो एक अच्छे से, जिसमें देखें ना अब ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात हो रही है, तो टेक्नोलॉजी उधर से वो खबर निकलने का, ज़ेलेंस्की कह रहा है कि टेक्नोलॉजी हमारे पास पड़ी है, तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र आपने रशिया देखे ना, बड़ी अजीब सी सूरताल बनी है ना कि उधर से ऑयल, एक अलग बात है कि सेमीकंडक्टर्स, एडवांस टेक्नोलॉजी आपने कैसे, और ये उनकी कंपनियों का नाम आ गया। और क्या भी ये कहने वाला कौन है? ज़ेलेंस्की। ज़ेलेंस्की कह रहा है।
अच्छा, अब ये इशू के अब इसमें 31 तारीख से हो रही है एससीओ समिट, और अजित दोवल जो उनके एनएसए हैं वो हैं मॉस्को में, और इस साल के आखिर तक कहीं कोई डेट अनाउंस नहीं करेंगे, पुतिन दौरा करेंगे। लेकिन उससे पहले एससीओ में भी मसला ये है कि चाइना को इस सूरत हाल में उन्होंने कह दिया मैं तो जाऊँगा चाइना, और चाइना में जाऊँगा जो एससीओ समिट हो रही है, जहाँ पर अभी वो राजनाथ जी और बाकी जो जितने इनके लोग हैं वो सारे बोले ये लॉन्ग टर्म इशू, ये इसका ये हल नहीं है, ये आरआईसी भी हल नहीं है, ये या शायद हो आरआईसी को जो है वो बहुत उसका बुरा हाल, उसका कचूमन, जिस ज़माने में आरआईसी का एक आइडिया था रशिया इंडिया चाइना फोरम, वो दूसरी एक और दुनिया थी। अब अमेरिका अपने यहाँ पर स्ट्रेटेजिक पार्टनर कहता है भारत को, और कहता भी है, और उसके बाद ये जो देखें मुसलसल वाक़यात हैं, मुझे बताएं कि ये कैसे मैं इस बात को मानूँ कि टैरिफ, क्या ये जब नुक्ता उठाया था कि ये हमें बैठ के अनयूजुअल लगा था कि वहाँ से डिपोर्ट कैसे कर रहे हैं, इलीगल क्या होंगे, मतलब कोई क्रिमिनल्स तो नहीं थे ना, कोई ओवर स्टे हो गया, कुछ हो गया, आप जहाज़ में बिठाएं, एयर इंडिया को आप किसी जहाज़ को गए, वो अपने टिकट खुद लेके वापस आ जाएंगे, लेकिन उनको फौजी जहाज़ों में बंद करके उनको, और फौजी जहाज़ लैंड हो रहे हैं अमेरिका के, ये भी नहीं कि वो प्राइवेट जहाज़ों में नहीं, फौजी जहाज़ लैंड हो रहे हैं जनाब उनके, मतलब जैसे सारे उस वक्त इनको मोदी जी को ख्याल नहीं आ रहा था अब आपको पल्स होती है, वो मैं कह रहा हूँ आपको फील यार कोई गड़बड़ है यहाँ पे, कोई मामला, तो ये मुसलसल मुसलसल मुसलसल, तो बहरहाल ये है कि अब वो उधर जाएंगे इधर जाएंगे, 20 दिन है अभी टैरिफ्स में, और इन 20 दिनों में बहुत कुछ होना है, तो ये ताल्लुकात किस तरफ जाते हैं अमेरिका के और इंडिया के, ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है। अच्छा, फ़र्ज़ करें कि अब ये अगर उनकी अगर आपस में मुलाकात हो जाती है, तो क्या वहाँ पे प्रेसिडेंट पुतिन जो हैं वो बात करते हैं इंडिया के, और इंडिया के ऊपर से वो पुतिन के कहने पे जो है ये पाबंदियाँ, तो फिर तो अगर ये हो जाता है तो फिर तो यूरोप के अंदर दोबारा जो है वो जर्मनी की जो पाइपलाइंस बिछेंगी दोबारा, नॉर्थ स्ट्रीम 1 और ये सारी दोबारा बिछेंगी। अगर पाबंदियाँ रशिया के से ऑयल लेने पे पाबंदियाँ हटाने का ऐलान कर देते हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प, तो उसके नतीजे में तो फिर कि भाई ठीक है, अच्छा आप देते रहे, चाइना भी लेता है, लेकिन चाइना को छोड़ दे, चाइना तो किसी और लीग में है ना, चाइना तो एक उभरती हुई या उभरी हुई शायद ऑलरेडी एक पावर है। सवाल ये है कि अगर वो ये कह देते हैं कि अच्छा तो इंडिया को मैं चलें ये टैरिफ ये रशिया को ऑयल लेते हैं, तो EU उधर तो जो है उधर तो ये फ्लीट्स शेडो फ्लीट्स की ज़रूरत भी नहीं है, उधर तो वो तो मेनलैंड है। तो बहरहाल तो ये बड़े इंटरेस्टिंग दिन है, और देखना ये है कि अगले 24 उन रात को प्रेसिडेंट ने कहा भी इंतज़ार करो, चंद घंटों में और अनाउंस करूँगा मैं, इंडिया का जिक्र आया, उन्होंने कहा चंद घंटों में कुछ और अनाउंस करूँगा। तो ये तो एक बड़ी एक ऐसी चीज़ है जिसको देखते हैं कि ये मामला किस तरफ जाता है। लेकिन ये है कि एक तो गज़ा के अंदर नेतन्याहू का ये कहना कि वहाँ पे एक अबूरी सेटअप आ रहा है गज़ा में, तो ये अबूरी सेटअप तो रशिया और चाइना डिसाइड कर चुका है पहले से, और देखते हैं अगले 24-48 घंटों में क्या होता है। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, के साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा, मुझे सुमैरा सलीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद। जी डॉक्टर साहब, ये पूरे जो ग्लोबल सेटअप, ये पूरा जो ग्लोबल ऑर्डर गिर रहा है ना, इसके अंदर ये पाकिस्तान को इन्हीं क्या कहना चाहिए, इसी धुन में ये पाकिस्तान का सेटअप भी जो पॉलिटिकल सेटअप है, जमहूरियत नहीं सेटअप की चला जाएगा, फारिग हो जाएगा सारा। अपना दोस्तों रिश्तेदारों गिरदोनवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।